हेलो एवरीवन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हम इरिटेंट मेटेलिक पॉइजनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसी में नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आगे लेड पॉइजनिंग। तो लेड की कॉमन बातें कुछ है। लेड का संस्कृत नेम नाग, इंग्लिश नेम लेड और हिंदी में इसको सीसा कहते हैं। तो ये तो रही कॉमन बात। आपको मेन याद रखना है इसके टॉक्सिक कंपाउंड। टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आर्सेनिक के और मरकरी का हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि ऑक्साइड और सल्फाइड जो होते हैं वो मेनली टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। तो सेम यहाँ भी रहेगा, लेड ऑक्साइड और लेड सल्फाइड जो है टॉक्सिक कंपाउंड है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक लेड एसीटेट भी याद रखना है, क्योंकि फेटल डोज है वो इसका भी मैं आपको अभी भेजूंगी। तो लेड एसीटेट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है इसका मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसका? मोड ऑफ एक्शन रहेगा इसका, सॉरी, मोड ऑफ एक्शन वही सेम जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। इरिटेशन और इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे ये म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर देखते हैं हम इसके सिम्टम्स। सिम्टम क्या रहेंगे इसके? सिम्टम है इसका वही, मेटल है तो मेटेलिक टेस्ट देगा, तो मेटेलिक एस्ट्रीजेंट टेस्ट इन माउथ। माउथ के अंदर मेटेलिक टेस्ट फील होगा। ये कॉमन सिम्टम मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सेम है आर्सेनिक पॉइजनिंग में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, और क्या होगा? कॉलिकी पेन इन एब्डोमेन। और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है। क्या है? अभी तक जैसे हमने आर्सेनिक पढ़ा और मरकरी पढ़ा, दोनों के अंदर परगेशन था, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेड की वजह से परगेशन नहीं होता है, डायरिया नहीं होता है। लेड की वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, और जो स्टूल होगा वो कैसा होगा? फीकस आर ऑफेंसिव ब्लैक, ब्लैक कलर का ऑफेंसिव, जिसमें से बहुत जो है बैड स्मेल जो आएगी, ऐसा फीकस होगा। कॉन्स्टिपेशन रहेगा उसको। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ जितने भी मेटेलिक पॉइजन होते हैं उन सब में मेनली जो है डायरिया होता है। ये मेटेलिक पॉइजन ही नहीं, जितने भी ज़्यादातर जो पॉइजन होते हैं उनकी वजह से डायरिया ही होता है। लेकिन एक लेड है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। और क्या होगा? पर्सन की जो लेग है, स्पेशली जो हेमिस्ट्रिंग रीजन है, उसके अंदर उसको क्या होते हैं? क्रैम्प्स आते हैं बार बार। और क्या होगा? आर्थ्रेल्जिया की कंडीशन डेवलप होगी। और क्या हो सकता है? अगर जो है यही कंटिन्यू चलता रहा तो पेशेंट की बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेड की पॉइजनिंग से डेथ जो है वो रेयर होती है, बहुत रेयर कंडीशन में, हाई डोज होने पर ही या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर पॉइजनिंग होने पर ही इसकी डेथ होती है। बाकी हमें नॉर्मल सिम्टम ही इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग में आपको मैंने कुछ इस तरीके से ट्रिक वाइज आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे देखो, ABCDEFGHIOR, आपको इस तरीके से ABCD के फॉर्म में कुछ सिम्टम याद रखने हैं। आपको इजी हो जाएगा इसकी वजह से याद रखना। ठीक है, तो क्या है? A फॉर हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेटेलिक पॉइजन हैं एनीमिया सभी में होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, हेमरेज चल रहा होता है, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। और क्या होगा? कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका क्या हो सकता है? अबॉर्शन हो सकता है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा। और क्या होगा? बी फॉर इम्पोर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे हमने आर्सेनिक में बात की थी एल्ड्रिच मीज लाइन की, उसी तरीके से लेड की पॉइजनिंग में बार्टोनियन लाइन ऑन गम्स, जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, इस तरीके से उन पर ब्लूइश ब्लूइश कलर की लाइन देखने को मिलेगी। यानी कि जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो ब्लू कलर के हो जाएंगे। उन पे आप इसका एक बार गूगल करके आप एक बार इसका डायग्राम देखिएगा बार्टोनियन लाइन का, तो वो आपको पता चलेगा। जैसे कि अपने जो गम्स हैं उसके अंदर अपने टीथ फिक्स रहते हैं, ठीक है, तो वो जो टीथ गम्स के साथ जो जॉइंट पे मिलेंगे वहाँ पर ब्लू ब्लू कलर की लाइन हमें दिखाई देने को मिलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? बार्टोनियन लाइंस। सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, अभी हम देख चुके, कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉलिकी पेन, एब्डोमिनल पेन भी होगा। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट कम है, वहाँ से आप आर्सेनिक वाले से इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। और क्या होगा? सेरिब्रल एडिमा होगी पर्सन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डी। डी से आपको याद रखने हैं ड्रॉप। पहला वर्ड से मत देखिएगा, ड्रॉप देखिएगा। तो
तो ड्रॉप किस किस का होगा, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। लेड की पॉइजनिंग में रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लेड पाल्सी बोलते हैं। यानी कि जो उसका वो जो रिस्ट जॉइंट है और अपना जो एंकल जॉइंट है उसका डिसबैलेंस हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप। अपना जो एक नर्व है, रेडियल जो नर्व है, उसकी जो इंजरी हो जाती है उसमें भी रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ई से एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलेगी। F4 इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, फैनकोनी सिंड्रोम। फैनकोनी सिंड्रोम क्या होता है, जनरली अपनी जो किडनी है, किडनी से क्या, किडनी में जब भी जो उसके ट्यूब्यूल्स होते हैं पीसीटी और डीसीटी, उनके थ्रू केवल कुछ जो डिटॉक्सिफाई जो एजेंट है केवल उन्हीं का एब्जॉर्प्शन होता है और उनको वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अपने ग्लूकोज हो गया या कोई प्रोटीन हो गया या फैट जो है वो अपने यूरिन के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि पीसीटी उनको एंटर होना अलाउ नहीं करती है। लेकिन लेड की पॉइजनिंग में क्या होगा, इसकी किडनी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है यूरिन के अंदर सारी की सारी जो भी ब्लड के जो भी प्रोटीन्स होते हैं और ग्लूकोज हो गया ये सभी और फैट हो गया, ये हमें यूरिन के अंदर दिखाई देने को मिलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। यानी कि एक लाइन में आप कह सकते हो कि किडनी फेल्योर की वजह से पीसीटी और डीसीटी में जो है ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। जी फॉर गाउट लाइक पिक्चर। गाउट जो रोग है, जो अपना बोन डिजीज़ है गाउट, इसमें क्या होगा, यूरिक एसिड का जो होता है जॉइंट्स के बीच में डिपोजिशन हो जाता है। तो उसका जब भी हम एक्सरे करवाते हैं लेड पॉइजनिंग में, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसके जॉइंट्स बिल्कुल उसी तरीके से हो जाते हैं जैसे गाउट में यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण जॉइंट्स जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। उसी तरीके का इसके अंदर हमें जो है पिक्चर देखने को मिलेगा। एच फॉर हेडेक और हाइपरटेंशन। क्या होगा, पर्सन को हेडेक होगा और उसका बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। आई फॉर इंसोम्निया और इनफर्टिलिटी। क्रोनिक पॉइजन में अगर क्रोनिक मतलब डेली जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है लेड के, तो इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। फिर है उसके बाद ओ फॉर ओस्टियोपैथी, यानी कि बोन जो है, बोन के डिसऑर्डर हो सकते हैं तो ओस्टियोपैथी डेवलप हो सकती है। आर फॉर रेटिनल स्टिपिंग। रेटिनल स्टिपिंग का मतलब क्या है, जैसे मरकरी में देखा था मर्क्यूरिस लेंटिस, यानी कि जो अपना इंटीरियर लेंस है उस पर हमने मरकरी का डिपोजिशन देखा था, उसी तरीके से जो लेड है उसका रेटिना पर डिपोजिशन होता है, तो वो जो अपीयरेंस देता है वो होती है रेटिनल स्टिपिंग। यानी कि जो रेटिना है आई का उस पर लेड डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लर विजन होगा और उसको हम बोलेंगे रेटिनल स्टिपिंग। तो ये कुछ क्रोनिक पॉइजनिंग में हमको उसके लेड के फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद है इसका मैनेजमेंट में वही जो जनरली हम करते आ रहे हैं, रिसक्सिटेशन में एज पर कंडीशन हम डिसाइड करेंगे, वैसे जैसे हाइपोवॉल्मिक शॉक अगर डेवलप हुआ है तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है एब्जॉर्ब को अनएब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस, कॉन्शियस है तो वोमन करवा दो, अनकॉन्शियस है तो गैस्ट्रिक लवाज दे दो। एब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए फोर्स डायूरेसिस देंगे। फिर देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट में मैकेनिकल सेम रहेगा, गोघृत और गोदुग्ध। केमिकल एंटीडोट में हम क्या देते हैं, मैग्नीशियम जो है सल्फाइड देते हैं। क्या देंगे, MgSO4 देंगे हम इसको। और आयुर्वेद में हम क्या देंगे इसको, हेमा, हरीतकी और सिता। हेमा, हरीतकी के चूर्ण के अंदर हम जो है सिता मिला करके इसको देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में वही तीन चीज़, बर्निंग हो रही है तो धान्याखिम दे दो, कोलिकी पेन हो रहा है कोलिकॉर्मिन दे दो, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो षडंग पानीय दे दो। ये कॉमन बातें हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। केवल आगे आर्सेनिक के बाद आगे के आपको केवल एंटीडोट पढ़ने हैं ट्रीटमेंट में, बाकी आपको सेम ही सारा लिखना है। फिर देखते हैं इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक्सटर्नल अपीयरेंस में लिखा है नॉट स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो अपीयरेंस होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसा अभी हमने देखा था ग्रेश वाइट होगा या रेडिश होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी तरीके का मिल सकता है। आगे देखते हैं इसका स्टमक जो है, डाइसेक्शन करने पर क्या होगा, जो इसकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो कंजेस्टेड मिलेगी। इंस्टेंट टाइम जो है वो इसकी कैसी मिलेगी,
इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि हमने देखा है इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो जो स्टूल है वो लंबे टाइम तक कहाँ रह रहा है, रेक्टम या इंटेस्टाइन के अंदर ही रह रहा है, वो पास आउट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो स्टूल है, डायरिया नहीं है तो स्टूल वहीं इकट्ठा एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर हमें ब्लैक कलर का, क्योंकि हमने देखा भी था इसका जो स्टूल होगा वो ऑफेंसिव ब्लैक कलर का होगा, तो ब्लैक कलर का स्टूल दिखाई देगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर देखते हैं हम इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग किसके अंदर हो सकती है, बच्चों के अंदर हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि बच्चों को जो टोडलर बच्चे जो होते हैं उनको क्रेविंग होती है कुछ भी खाने की। जैसे जो जनरली दीवारों के जो पेंट्स होते हैं, माइका है, कुछ मिट्टी वगैरह है, उसके अंदर जो है लेड कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। तो बच्चे जो हैं वो पेंट को, दीवार से पेंट को निकाल निकाल के खाते रहते हैं, तो उनके अंदर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। सुसाइडल पॉइजनिंग इसकी पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है, और होमिसाइड भी इसकी यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको लेड के अंदर कुछ कुछ बातें याद रखनी हैं, जैसे इसका हो गया फेनकोनी सिंड्रोम हो गया, रिस्ट ड्रॉप हो गया, फुट ड्रॉप हो गया, और इम्पोर्टेंट है बार्टोनियन लाइन। इस तरीके से आप याद रखिएगा। बाकी आर्सेनिक पॉइजनिंग को डिटेल से पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।